तो वेलकम बैक गाइस, हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलपीयू के पीसीए थर्ड सेमेस्टर का कैलकुलस डी ई एम टी एच 137, जो कि कैलकुलस के बेस के ऊपर है। और ये आपको इस सब्जेक्ट में भी, जिसमें इंटीग्रेशन दिया हुआ, उसमें भी काम आएगा। तो बेसिकली कैलकुलस होता क्या है? कैलकुलस इज द सेट ब्रांच ऑफ लिमिट्स, मतलब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हमारी लिमिट्स और इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आ जाते हैं। ठीक है, अगर गौरली देखे डेफिनेशन की तरफ, तो बेसिकली कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड द इंटीग्रेशन। बोथ कंसेप्ट आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लिमिट्स एंड फंक्शन। मतलब फंक्शन और लिमिट्स के आइडिया पे ही काम करते हैं ये दोनों के दोनों। जैसे कि लिमिट्स है, लिमिट्स क्या होता है? क्लोजनेस ऑफ द अप्रोचेस वेरिएबल। जैसे कि मान के चलो एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू मुझे एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे पता करनी है। जैसे कि एक फाइनाइट नंबर है, उस पर पता करनी है, तो एग्जैक्ट मैं वहां पे नहीं जाना मतलब जा पाऊंगा, बिकॉज फाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर की बात करें तो हमारे पास होती क्या है? इन्फिनिटी, है ना। तो इन्फिनिटी है या कोई नंबर है, तो हम अप्रोच लगाते हैं। अप्रोच का मतलब उसके आसपास की वैल्यू कम से कम हमें मिले, हम ये सोच के चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस to any value or the approaching term, the limit as normally expressed using the limit formula, limit x approach to c। यहाँ पे c है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, c का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू। हम ना इसके आसपास की वैल्यू का पता लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जो x है अप्रोच c कर रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे एफ एक्स है, मतलब कि यहाँ की c, यहाँ पे c की वैल्यू के आसपास की वैल्यू हमें जाननी है। अगर हम इसे पढ़ना चाहें, कैसे हम बोलेंगे? तो बोलेंगे इट इज द रीड एज द लिमिट, इट इज द रीड एज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू सी इक्वल एज ए, मतलब ए के इक्वल है, हम ऐसे बोलते हैं। वहीं डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? देखिए हम ना जब छोटे थे तो यहाँ पे ना टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला, जो कि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डेल्टा टी और डेल्टा टी, मतलब डी डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल टू स्पीड होता है। हमको पता है डी का मतलब यहाँ डिस्टेंस, मतलब रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस इक्वल डिवाइड, मतलब रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस, मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस का चेंज होना क्या कहलाता है? डिस्टेंस का चेंज होना कहलाता है स्पीड। लेकिन उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते डेरिवेटिव से, क्योंकि डेरिवेटिव वहां पे हम देखा जाता है कि वो जो रेट ऑफ चेंज टाइम, जो टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज होता है, वो जो है वो एवरेज स्पीड कहलाता है। एवरेज स्पीड का मतलब अगर मान के चलो एक स्पीड टाइम के साथ चेंज हुआ तो वैसे ही रहता है, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड में टाइम के साथ बहुत मिनिमम कंटिन्यूटी के ऊपर वो क्या होती है? स्पीड बढ़ती है। जैसे कि अगर एक बॉल है, अगर एक छोटी सी बॉल है, उसको मैं जमीन से नीचे गिराऊं और मैं कहूँ कि एक पॉइंट पे जाके ये एक सेकेंड में एक पॉइंट पे होगी, मतलब बीच में आ जाए। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं बताऊं कि एक बॉल है और इसको यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे जब ये गिरी यहाँ इस पॉइंट पे, ये इसने लिया एक सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ से आगे एक सेकेंड तक आने में कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया? अगर पूरा डिस्टेंस 2 का है तो आप कहोगे कि सर 2 डिवाइड बाय 2 सेकेंड कर लो, 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऐसे हो जाएगा। मतलब ये नहीं होता, ये एवरेज स्पीड होता है जो हम निकालते हैं उस टाइम बचपन में, वो एवरेज स्पीड होता है। अगर जो एक्चुअल स्पीड निकालनी है तो हमें डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा, हमें डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा। और डेरिवेटिव कहता क्या है? इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटी, मतलब जो भी क्वांटिटी है उसमें इंस्टेंट रेट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द अदर, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में कोई चीज चेंज हो रही है तो उसको इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज कहते हैं, वही डेरिवेटिव होती है। अगर इसके फंक्शन की बात करें कि फंक्शन में रिप्रेजेंट कैसे, मैंने क्या बोला था ऊपर में कि जो अपना दोनों कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों जो कंसेप्ट है वो लिमिट्स और फंक्शन के बेस के ऊपर है। तो ये रहा हमारा फंक्शन, एक फंक्शन है एफ एक्स, उसमें अगर मैं एच प्लस करता हूँ, एच का मतलब यहाँ पे हो जाता है कोई हाइपोथेटिकल नंबर, ठीक है। मतलब मैंने सोचा कि कुछ चीजें बढ़ गई और मैं माइनस करता हूँ, या आप ऐसे कह लो एक्स प्लस एच, मतलब इसमें कुछ चीजें जोड़ी और ये मेरी फाइनल वैल्यू है। तो मैं कैसे निकालूंगा? डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है डी फाइनल, मतलब डिस्टेंस फाइनल डिवाइड बाय डिस्टेंस इनिशियल, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम फाइनल डिवाइड बाय टाइम इनिशियल।
कहने का क्या मतलब है कि जब फाइनल में पहुंचा और जो स्टार्ट था उसमें डिवाइड कर दो, मतलब माइनस कर दो, और डिवाइड बाई वो हाइपोथेटिकल नंबर जिससे आपने किया है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब कंटिन्यूटी क्या आती है, कंटिन्यूटी टर्म गाइस, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूस से लिया गया, मतलब कंटिन्यूस चेंज। कंटिन्यूस का मतलब है आप कह लो कि एक अगर मैं आपसे बात करूं कि कंटिन्यूस होता क्या है, जैसे कि मैं आपको कहूं कि 1 से लेकर 10 के बीच में कितने नंबर होते हैं, आप कहोगे सर 1 से लेकर 10 के बीच में टोटल 10 नंबर होते हैं, अगर 1 और 10 दोनों इंक्लूड है तो। मैंने बोला ठीक है जी, ये सही है। ये तो हो गया अपना वैसे क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रीट, एक के बाद दो आएगा ही आएगा। कंटिन्यूस हम ऐसे लगाते हैं जैसे कि अगर एक के लिए 0 से लेकर 1 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, तो हम देखेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, 0.11100111 0.222, इस तरीके से हमारा कंटिन्यूस काम करता है। ठीक है। तो कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस एज पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पे अगर वो पर्टिकुलर है, कंटिन्यूस है, तो उसको हम एक्स इक्वल टू ए कहेंगे इफ द फॉलोइंग देयर थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर ये इक्वल है तभी होगा जब ये तीन कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड होगा, मतलब कि जो फंक्शन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। ठीक है। और फंक्शन जो है उसकी जो जो पॉइंट है वो उसकी अप्रोच जो है वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए फंक्शन में, मतलब उसके आसपास की वैल्यू में एग्जिस्ट करनी चाहिए। और अगर ये है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए इस वाले फंक्शन के। तो देखो यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है। तो कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है। आज ये बेसिक क्लास है, लेक्चर नंबर 1 है, आपको पता ही होगा। तो आज हम बस बेसिक कवर करेंगे, कुछ फॉर्मूले करेंगे, उसके बाद एक दो सवाल करेंगे, फिर हम जाएंगे इंटीग्रेशन पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है नेक्स्ट सवाल कि सर इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब कि अगर एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, जो कि है अभी मान लो डिफरेंशिएशन साइन एक्स डिवाइड बाय डी एक्स, ये एक फॉर्मूला है, मान के चलो साइन एक्स का ये बराबर होता है कॉस एक्स के। तो इसका रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, रेसिप्रोकल का मतलब ये जो डी है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और ये जो ये है ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई डी एक्स। और यहाँ पे अगर ये वाला डी डिवाइड में डालूं तो यहाँ पे ये सिंबल लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स। क्या आपको बात समझ में आई। तो इस प्रकार से यहाँ पे होता है। यहाँ पे अभी फॉर्मूला सही नहीं है, आगे जाके आपको फॉर्मूला ये अच्छे से मैं करवा दूंगा। अभी बस आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि जो इंटीग्रेशन है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से कर ले तो आपको इंटीग्रेशन में जमा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये आपको इसके कुछ फॉर्मूले जो कि बहुत ज्यादा ईजी है, अगर ये आपको आ गए तो आपको ये डेफिनेटली है कि आ जाएगा। चलो, एज ए डिफरेंशिएशन कैन बी अंडरस्टैंड एज, मतलब हम डिफरेंशिएशन को ऐसे समझते हैं कि ये क्या करता है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। जैसे कि अगर मान लो, अगर मुझे पूरी मतलब अगर मान के चलो अगर एक पूरी दीवार है, ठीक है, और अगर मुझे एक ईंट का डायमीटर पता करना है, या एक दीवार में बहुत सारी ईंटें होती है कि नहीं, अगर मुझे पता करना है कि यार इसमें कितनी ईंटें लगी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाऊंगा, तो वो डिफरेंशिएशन करता है। और जो इंटीग्रेशन है वो क्या करता है, जितने भी पार्ट्स हैं छोटे छोटे उन सबको इकट्ठा कर देता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन कैन बी सेड एज कलेक्शन ऑफ स्मॉल पार्ट्स इन ऑर्डर फॉर्म अ होल, मतलब जितने भी ऑर्डर थे, जैसे कि अगर मान के चलो, अगर मैं कहूँ आपको कि एक सर्कल है, उसका रेडियस पता, मतलब उसका एक एरिया पता करूँ कि कितना एरिया है। जैसे एक सर्कल है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलो एक सर्कल है, मैंने बोला मेरे को ये एरिया पता करके बताओ कितना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से रेडियस लगाओगे, आर्क लगाओगे, निकालोगे। क्या वो सही होगा, एक पॉइंट तक सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या करेगा, इतने से पार्ट को लेगा और इतने से पार्ट को इतने से एरिया से ऐसे करेगा कि छोटे छोटे पार्ट से इसको करके पूरा इसका एरिया निकाल लेगा। तो ये होता है कैलकुलस, ये होता है कैलकुलस, ये होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, कैलकुलस का ही है। अब सर हमारे को फंक्शन कैसे कैसे मिलेंगे, आपको जो फंक्शन देखो, एक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का मतलब है कोई भी चीजों में काम करना। जैसे कि इसमें डिफिनेशन लिखा हुआ है, फंक्शन सेट डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन द सेट ऑफ इनपुट हैविंग आउटपुट, मतलब कि जो हमारे पास इनपुट आ रहा है उसका क्या रिलेशन है आउटपुट के साथ।
जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसका क्या रिलेशन है इनपुट के साथ, ये हमारा फंक्शन होता है। हमारे पास फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, जो कि आपने देखा होगा ऐसे एक्स स्क्वायर 3x + 4 = 0। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक का मतलब वही है अपने पास ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये सारी चीजें होती हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगा के इसका एरिया वगैरह फाइंड करते हैं। बेसिकली जो इंटीग्रेशन है वो एरिया फाइंड करने के लिए ही यूज होता है। किसी सर्कल का करना है, पेंटागोनल का करना है, हेक्सागोनल का करना है, तो आपको एरिया फाइंड करने के लिए होता है। हमारे पास नेक्स्ट पेज है, उस पर हमने आपको करवाया है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले एक बार देख लो, अगर आप चाहो तो इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो एक बार देख लो। मैंने सारे के सारे फॉर्मूले जो है वो मैंने लिख दिए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। एक सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट। बस ठीक है, तो आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ध्यान देना है कुछ चीज़ों का। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये बेसिक्स जो फॉर्मूले है, अगर आप ये करोगे तो आप समझ लो इंटीग्रेशन आपको छोड़ देना है। इस चीज़ से ध्यान रखना, थोड़ा सा ही डिफरेंस है इंटीग्रेशन और इसमें। तो अगर आप डिफरेंशिएशन कर लेते हो अच्छे से, और इसके फॉर्मूले याद नहीं करने आपको, फॉर्मूले करने के तरीके बता दूंगा आपको, ठीक है। याद नहीं करना है आपको, फॉर्मूले बस कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये देखो, ये होता है अगर कोई सी एक्स में, एक्स का मतलब कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया, कहने का मतलब पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है। अगर कह दो कोई भी एक्स की पावर एन है, तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, देखो जो चीज चेंज हो रही है उसी के रिस्पेक्ट में करना है। जैसे कि टाइम के मामले में क्या था, टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा था, तो टाइम चेंज हो रहा है ना बार बार, उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एन एक्स, मतलब पावर उतारो माइनस करो। अगर पावर है किसी का तो पावर उतारो एक माइनस करो। चलो, अब यहाँ पे मल्टीप्लायर फॉर्मूला आ गया। मल्टीप्लाई फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला कह देते हैं। एफ का मतलब है मान के चलो यू, और जी का मतलब है पी, तो यू वी फॉर्मूला भी इसे कह देते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन निकाले तो ये क्या हो जाएगा, एफ जी डैश। जी डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन, और कुछ नहीं है। मतलब डिफरेंशिएशन को लिखने के लिए डैश भी लिख देते हैं लोग। तो जी एफ, यहाँ पे क्या हो गया, एफ का डेरिवेशन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे इसको कोटेशन फॉर्मूला कह देते हैं या डिवाइड फॉर्मूला कह देते हैं। यहाँ देखो, ये इसको v है, ये u है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर, और यहाँ पे u v, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, ये चीज को आगे कर दिया, ये चीज को पीछे कर दिया, और यहाँ माइनस लगा दिया। तो आप अगर ये कर लेते हो अच्छे से, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब जो ये फॉर्मूला है इसको कहते हैं चेन रूल फॉर्मूला, और ये ना सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवालों में से एक है। चेन रूल का मतलब क्या होता है, चेन का मतलब क्या होता है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। तो वैसे ही इस फंक्शन में आप देख सकते हो कि हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस फंक्शन का जो डेरिवेशन होगा, तो ये आ गया, ठीक है। फिर इसके जो अंदर का फंक्शन है उसका डेरिवेशन होगा, तो ये आ गया। अब हमारे पास आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। साइन एक्स अभी आपको करके दिखाया था, तो कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। जितने भी सी वाले टर्म होंगे, मतलब कितने भी सी वाले, कॉस है हमारे पास, कॉट है और कोशेक है। ये ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, खुद से कर लो, बेसिक की जरूरत होती है, कुछ फॉर्मूले की जरूरत है बस। इंटीग्रेशन में ज़्यादा एडवांस थोड़ी आ जाते हैं अगर बात की जाए उसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। तो बस फॉर्मूले का ही खेल है इंटीग्रेशन में। अभी कॉस जितने भी सी वाले हैं उसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस है तो माइनस साइन एक्स, और टेन है तो कॉस एक्स। देखो, टेन है तो सेकेंड स्क्वायर एक्स, और कॉट है तो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, और सेक है तो सेक टेन एक्स, और कॉस एक्स है तो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो देखो यहाँ पे सी है तो यहाँ माइनस है, यहाँ सी है तो यहाँ माइनस है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो यहाँ माइनस है। तो वैसे ही अगर हम इनवर्स ट्रिग्नो की बात करें कि सर इनवर्स ट्रिग्नो क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नो का मतलब होता है, अभी देखना यहाँ पे जो एक्स होता है ना वो होता है एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। तो एंगल का जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमारी कोई कोई चीज ही बन रही है, मतलब कॉस कॉट कुछ ऐसे। पर जो यहाँ पे एक्स है ना वो एंगल नहीं है, वो है कोई वैल्यू। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे कि आप क्या, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अगर बोलूँ आपको
यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर साइन 90 की वैल्यू इतनी है, ठीक है। अभी इसी चीज को मैं कहूँ साइन x इक्वल टू वाई, ठीक है, इसको 90 को x बोल दिया, y को 1 बोल दिया। अभी मैं इसको 90 भरूंगा तो 1 आ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं साइन की वैल्यू उधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू साइन इनवर्स y। सर ये इनवर्स कैसे आ गया बच्चा, ये यहां से ना, ये जो x है यहाँ पे y डिवाइड बाय साइन बन गया। तो साइन जब भी नीचे, कोई भी चीज नीचे है तो उसको हम पावर में -1 लिख सकते हैं। तो ये देखो साइन -1, तो यहाँ पे अगर देखी जाए तो 90 डिग्री जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री को π/2 भी बोलते हैं। π/2 का मतलब, पाई का मतलब 180 और π/2 का मतलब 90। तो यहाँ पे π/2 इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। तो देख पा रहे हो साइन 1, यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज देखने वाली बात है कि इसकी वैल्यू हमें निर्धारित करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे अपने को हमेशा जब भी साइन इनवर्स दिया होगा तो यहाँ पे लिमिट आपको वो दिया रहेगा, इंटरवल दिया रहेगा कि जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी। तो वैल्यू आपकी यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करती है, इसको बोलते हैं इंटरवल। इनवर्स साइन एक्स में हमेशा आपको इंटरवल दिया रहेगा, उसके बेस पे आपने क्वेश्चन निकाल देना है आराम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर इनवर्स साइन एक्स का इतना करें तो ये फॉर्मूला था, अभी देखना एक बार, इसको एक बार पढ़ लो, 1 डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉस का है, बस माइनस लगा हुआ है। फिर यहाँ टेन का कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है माइनस का, ठीक है। तो सेम चीज है, बस माइनस का फर्क। मैंने कहा बोला था सी जितने भी होंगे वो क्या कंजिस्ट करेंगे, माइनस रखेंगे। सी जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं, माइनस रखे हुए। अभी यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर में x माइनस एक्स, मतलब ये टर्म आगे जाएगी और ये टर्म पीछे आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कोसेकेंट आ जाएगा तो माइनस कोसेकेंट एक्स स्क्वायर। सर ये ex क्या है, ex का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है यार, तुम ऐसे समझो कि एक वैल्यू है, वो जो सबसे हाईर रेट में बढ़ेगी ना, मतलब अगर एक वैल्यू को मैं कहूँ कि सर इसको बढ़ाओ, तो आप कैसे बढ़ाओगे, आप कहोगे कि सर उसमें गुणा 100 करो, 200 हो जाएगा। मैं कहूँगा फिर 3 को बढ़ाओ तो इसमें गुणा 100 करो। सब में एक वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, मतलब आप क्या करो 2x, और x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो 2 बढ़ेगा, 2 रखूँ तो यहाँ पे 3x रखूँ तो 3 बढ़ेगा। तो समझ रहे हो कि वैल्यू कैसे बढ़ रही है, वैल्यू ये मल्टीप्लाई से बढ़ती है। और कैसे बढ़ती है, और बढ़ती है स्क्वायर से, 2 की पावर 2, ठीक है, या आप कह लो x की पावर 2। यहाँ पे 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे तो वैल्यू बहुत कम बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही पावर का जो वेरिएबल, यहाँ पे देखो वेरिएबल कहाँ कौन सा है, वेरिएबल का मतलब एक ऐसा वैल्यू जो हम चेंज कर सकते हैं। तो x वेरिएबल है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x वेरिएबल यहाँ है। लेकिन अगर पावर में हमारा क्या आ जाता है, x का वेरिएबल आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे आप देखो एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला होता है ये चेंज नहीं होता है कभी भी, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे वही चीज आ जाएगी। अब आ जाते हैं इस पे, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। मतलब लॉग क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, नहीं डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, वैसे ही एक्सपोनेंशियल का उल्टा लॉग होता है। कैसे, सबसे पहले यहाँ देखो इनवर्स ऑफ एफ एक्स मैंने लिख रखा है। अगर किसी की पावर एक्स एन है तो अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखूँ तो इतना, 2 रखूँ, एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है ना, यही बात आपको अभी पीछे समझाई थी। अगर यहाँ पे देखो अब लॉग ई ए है, यहाँ पे ई आ गया तो लॉग से लॉग कट गया, ई आ गया। अगर लॉग एक्स एन है तो एन एक्स एन है। अगर लॉग ई एक्स है तो देखो लॉग से लॉग कट गया और एक्स आ गया। सिमिलरली अगर लॉग ए बी है, ये लॉग के कुछ फॉर्मूले हैं। आपको लॉग कैसे पता लगेगा, जैसे लॉग 2 की वैल्यू, लॉग 3 की वैल्यू, तो आपको एक लॉग टेबल होता है, उस लॉग टेबल में वैल्यू आ जाती है। जैसे कि लॉग, अगर मैं बात करूं लॉग 1 की वैल्यू तो वो होती है 0, जो कि यहाँ बता रखी है। लॉग 2 की वैल्यू 0.3 समथिंग होती है। लॉग 3 की वैल्यू, वैसे ही लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, 10 की वैल्यू 1 होती है। लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है। समझ रहे हो, अभी अभी देखो सर ये लॉग 100 की वैल्यू 2 कैसे, आपने ये कैसे बताया लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है। देखो अगर मैं बात करूं 10 की पावर 2 की,
ये एक्सपोनेंशियल है मान के चलो, यहाँ पे ये है ऐसे x की पावर 10, ये कितने का, किसके बराबर हो जाएगा 100 की, सही है। मैंने क्या बोला था ये एक्सपोनेंशियल है, अच्छा सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे 10 की पावर x आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था एक्सपोनेंशियल है और ये हमारे पास 100 आ गया इसका आंसर। तो log 2 कैसे, मैंने क्या बोला था इसका उल्टा, आप क्या करो, log जब बेस में 10 होता है, बेस में 10 होता है और यहाँ पे 2 आ जाता है तो आंसर होता है, सॉरी यहाँ पे 100 आ जाता है तो यहाँ क्या हो जाता है 2, क्या आता है 2। अब इससे कंपेयर करके देखो, ये जो 10 था जो यहाँ पे होती है चीजें हमेशा, जैसे कि ax, अभी हम करेंगे आगे, अगर इसका लॉग निकालें तो पहले तो ax है, तो इसका थोड़ा सा अगर मैं देखूं फॉर्मूला तो यस, अगर log ax का निकालते हैं तो पहले a आ जाता है वापस log ax और log e, क्योंकि e यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है और यहाँ पे क्या जाता है a, मतलब जो भी वैल्यू है यहाँ पे log की फॉर्मूला ऐसे बनती है रियल में, अगर कोई यहाँ पे a है e की जगह, लेकिन अगर यहाँ पे e 2 है और यहाँ 100 है तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि जो यहाँ पे होता है वो इसके बेस में जाता है और जो यहाँ होता है पावर में यहाँ पे, जो यहाँ इसके यहाँ होता है तो यहाँ पे, और पावर में होता है जो इधर, तो ये क्या हो गया पावर वाला इधर आ गया, 100 यहाँ पे आ गया और ये लॉग इधर आ गया, तो लॉग उल्टा 2 होता है, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना। वैसे ही अगर log a डिवाइड बाई b होता है तो log a माइनस b, और देखो यही फॉर्मूला अभी मैंने उधर भी बताया था कि log अगर ax है तो ax तो x ही आ जाएगा, जैसे कि इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ex का डिफ्रेंशिएशन किया तो वही आएगा, मान के चलो ex है यहाँ पे वही आ गया, लेकिन अगर जब इसका करोगे तो log ये आ जाएगा ऐसे आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे log x का वैल्यू, मतलब डिफ्रेंशिएशन log x का अगर वैल्यू करें तो 1/x आता है, ये आप देख लो ना। अभी हम ये जो चीजें लिखी हुई है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओवरव्यू ले लेते हैं और हम वो करते हैं। देखो हॉस्पिटल्स रूल, हॉस्पिटल्स रूल का मतलब क्या होता है कि कभी भी हमें लिमिट्स में ये कंडीशन नहीं बनानी होती है, ठीक है। अगर ये कंडीशन बन गया तो आपको अप्रोच लगा के इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब डिफ्रेंशिएशन करो, यहाँ पे ये वैल्यू कभी भी लिमिट्स में ना बनने दो, 0 डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी लिमिट्स को ऐसे मत करो। और बहुत सारी सिनेरियो बनती है ऐसी फंक्शन में कि आपका ये आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे पीछे वाले फॉर्मूले में देखा था, यहाँ पे अगर h 0 है मान के चलो तो 0 डिवाइड बाई 0 आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, हमें वो क्या करना है, उसको h को हटाना पड़ेगा वहां से। चलो एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, देखो अभी ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था, एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। सिमिलरली यहाँ पे भी दिया हुआ है कि फंक्शन का फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे कि इफ द पॉइंट ऑफ ए, फंक्शन ऑफ ए एंड बी आर द ग्राफ, फंक्शन ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज fx ऑन दी इंटरवल ए और बी, मतलब जो fx है जो चेंज हो रहा है fx वो इंटरवल ए और बी पे चेंज हो रहा था, स्टार्टिंग इनिशियली हो गया फाइनली हो गया था, फाइनल फंक्शन माइनस इनिशियल फंक्शन, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इस तरीके से हमारा ये वैल्यू बनता है। अच्छा मीन वैल्यू थ्योरम, ये थ्योरम है हमारे पास, और एक रोल्स थ्योरम होता है। रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यूज थ्योरम को अगर मैं थ्योरेटिकली समझाऊं, ये जो थ्योरम है वो क्या कहती है, थ्योरम वही है कि अगर आपका वैल्यू जो फंक्शन है यहाँ पे जो हमने किया, ये अगर दोनों बराबर है तो हमारा जो फंक्शन बनेगा एक पॉइंट पे, जैसे कि हमने लिमिट्स में भी पढ़ा था, एक पॉइंट पे अप्रोच लगती है, तो यहाँ देखो इफ द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, अगर वो कंटिन्यूस है ऑन इंटरवल यहाँ पे, देन द फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ऑन द इंटरवल ए और बी, मतलब जो पहला डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा ए और बी के बीच में होगा, देन देर एग्जिस्ट ए नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू सी, मतलब जो ए एग्जिस्ट करेगा वो कोई पॉइंट पे करेगा, और अगर उस पॉइंट का डेरिवेशन निकालें यहाँ पे तो वो इस प्रकार से होगा। जैसे कि अगर देखा जाए, मैंने बोला ही था कि अभी अगर ये दोनों बराबर होगी तो 0, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है
एफ ए इक्वल टू एफ बी देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे लेक्चर नंबर 1 का इतना ही था। हमने क्या क्या चीज़ें की है, हमने की है कैलकुलस, ठीक है, रिव्यू ले लो एक बार, और लिमिट्स और डेरिवेटिव, इसके हमने थ्योरी पार्ट कवर की है और फॉर्मूले पढ़े हैं जो कि हम आगे जाके यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ सवाल भी सॉल्व किए हुए हैं, जैसे कि अगर चेन रूल की बात की जाए तो ये क्या होता है। अगर यहाँ पे देखो sin 2x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, तो साइन तो सही है, ठीक है, डिवाइड ही एक्स, यहाँ पे एक्स नहीं है, अगर मैं इसका निकालूं डेरिवेटिव तो क्या निकलेगा, सबसे पहले ये साइन एक्स, इसको एक्स मानेंगे, इसको क्या मानेंगे एक्स, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस 2x, और यहाँ पे जो अंदर में बैठा हुआ है वो क्या है 2x, तो 2x का कितना होता है डेरिवेटिव 2, ये ठीक है। 2x का डेरिवेटिव कैसे होता है, अगर देखा जाए यहाँ पे डी एक्स वाई डी एक्स बनेगा, अगर 2x को करेंगे तो एक कट जाएगा और 2 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 2 आ गया, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली चेन रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है, जैसे कि देखो ये पूरे को आप मान लो t, यहाँ पे t नहीं माना हुआ है, मैंने सोचा कि आप लोग को थोड़ा तेज करवा जाए, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपने पहले भी कर रखी हैं, आप 10th 12th में आपने ये सारी चीजें कर रखी हैं। तो अगर इसको मैं t मान लूँ तो क्या हो गया t का स्क्वायर, t का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 2t, हमने देखा था अभी एक्स एन का वैल्यू कितना होता है, अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये होता है एन एक्स एन माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 2t का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, t कितना है t इतना है, तो देखो यहाँ पे अगर इसको मैंने अच्छे से किया तो यहाँ पे ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2t आ गया। अभी इस t के अंदर इस t अगर मैं t का करूं पूरे का तो साइन x है तो कॉस x हो गया, और फिर अगर मैं इसका करूं 3x का जो कि अंदर ही बैठा हुआ है तो 3 आ गया, तो टोटल कितना बना वैल्यू। तो इस हिसाब से हमारा चेन रूल काम करता है। और यहाँ पे आप देखो कि मैंने वही चीज यहाँ पे भी दोबारा से बता रखी थी बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो x होता है वो एंगल होता है, वो कि थीटा कह सकते हैं इसको, लेकिन जो यहाँ पे y होता है इनवर्स में वो एक वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो y होती है वो एक वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमारा ये सारी चीजें कंप्लीट होती है और हम करेंगे यार डिफरेंशिएशन आने वाले टाइम में। थैंक यू सो मच।